मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ प्रकाश सिंह जी की इस किताब को, जिसका नाम है मेमोइर्स ऑफ अ टॉप कॉप, अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स। प्रकाश सिंह जी बहुत ही बड़ा नाम है। जब भी हम पुलिसिंग की बात करते हैं या पुलिस रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो 2-3 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के हमें याद आती हैं, जैसे डी.के. बासु है या फिर ललिता कुमारी है, और उसके बाद जो बड़ा नाम है वो प्रकाश सिंह जजमेंट का है। उस पर हम आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो किताब है अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, इन्होंने अपने कुछ यादगार लम्हे इसमें जाहिर किए हैं। इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी, लेकिन आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करें हम, और सिर्फ उससे आपको जो अब रूबरू होंगे आपसे वो है मिस्टर अजय कुमार सिंह। ही इज़ अ सीजन्ड इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर who is currently press secretary to the President of India since 2017, and he has also served as joint secretary of Ministry of Information and Broadcasting, and have held very senior positions, and a very well-known person, a well-known figure in media fraternity. He has dealt with different organizations dealing with Government of India and the media at large. So without wasting much time, I'll request Mr. Ajay Kumar Singh to kindly come up and enlighten us with his ideas about the book which he has gone through, Prakash Singh's Memoirs of Top Cop, Unforgettable Chapters. Here is Mr. Ajay Kumar Singh. Please welcome. शुक्रिया एहतशाम साहब। मेरे तारुफ में आपने, हमें लग रहा है कि कुछ ज़्यादा बोल दिया। मैं खालिस अखबार में काम करने वाला रहा हूँ, मैं IAS ऑफिसर नहीं रहा। सॉरी मैं माफ़ी चाहूँगा जो मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने स्टार्ट किया था, दैट वाज 1985। सो ये 2019 में मैं प्रेस सेक्रेटरी हुआ, तो करीब 5 साल ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। तो मैंने कहा पहले इस बात को मैं साफ कर दूँ। मैं आभारी हूँ आयोजकों का कि उन्होंने प्रकाश सिंह जी की अनफॉरगेटेबल चैप्टर्स नामक पुस्तक पर इस समारोह में मुझे बुलाया है। दरअसल आपने जब शुरुआत की तो मैंने कहा कि मैं IAS नहीं हूँ। वैसे ही मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि दरअसल किसी भी पुस्तक की समालोचना की पहली शर्त होती है कि समालोचक जो राइटर होता है उससे इम्प्रेस ना हो। और पत्रकारिता के जीवन में भी हमें यही सिखाया गया है कि आप सामने वाले से इम्प्रेस नहीं होंगे, इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। लेकिन मैं पहले इस बात को साफ कर दूं कि मैं प्रकाश सिंह जी से जब पहली बार मिला, और दैट वाज वे बैक इन 91 आई बिलीव, जब आप DGP होके आए थे, तो मैं उस दिन से इनसे इम्प्रेस हो गया। तो मैं पहले साफ कर दूं कि मैं इसमें इंटरेस्टेड पार्टी हूँ। मतलब मैं जो भी कहूँगा मैं उनसे इन्फ्लुएंस भी हूँ, इम्प्रेस्ड भी हूँ। पत्रकार के रूप में मैंने यही सीखा था, लेकिन अभी चूंकि मैं ये किताब पढ़ रहा था, ये किताब दरअसल कई वो दौर दिखाता है जिसमें कि मैं जब टाइम्स ऑफ इंडिया में था और रूकी रिपोर्टर था, एक नया रिपोर्टर था, एज भी ज़्यादा नहीं थी, और प्रकाश सिंह जी जब आए थे तो एक अपने साथ साथ लेके आए थे। असम में DGP थे, और हमें याद है कि आडवाणी जी का एक स्टेटमेंट आया था कि असम के DGP बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और यूपी में DGPs की स्थिति बहुत खराब हो चुकी, DG ऑफिस की स्पेशली स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। और मैं जब उनसे मिलने गया था तो एक वाकया हुआ था, आपके प्रेडिसीसर VK जैन थे, और उनके घर में जाके, और कुछ जो पहले के पार्ट 91 से पहले की बात है ये, तो कुछ लोगों ने हुड़दंग मचाया था। तो मैं गया आपके पास और मैंने बताया कि ये DGP ऑफिस में है या DGP रेजिडेंस पे क्या ऐसा हो सकता है? कहते हैं हाँ सुना है हमने, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन खैर कोई बात नहीं है, I'll have some man who will sort them out। तो हमें बड़ा अच्छा लगा
कि एक 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 साफ तौर पे ये था कि डीजीपी या पुलिस का मुखिया यूपी जैसे प्रदेश का वो इस बात से इम्प्रेस नहीं होगा कि कुछ लोग उसको चाहते हैं इंटिमिडेट करना। इसका कतई मतलब ये नहीं था कि कोई उनमें हठधर्मिता थी। आजकल हम सुनते हैं कि फौज में कहा जाता है कि वी नीड थिंकिंग जनरल्स। हमें लगता है कि वो पुलिस में भी जरूरत है कि वी नीड थिंकिंग पुलिस ऑफिसर्स। प्रकाश सिंह जी उस थिंकिंग पुलिस ऑफिसर्स में हैं जिनकी अगर नक्सलिज्म पे आपने किताब पढ़ी हो तो नक्सलिज्म की जेनेसिस और नक्सलिज्म पे वो इतनी थॉरो स्कॉलरली किताब है कि उसको जितनी बार भी हमने नक्सलिज्म पे कुछ हमें लिखना हुआ तो उस बुक्स वो बुक हमारे लिए रेफरेंस पॉइंट थी। मेरा यह मानना था कि पुलिस अधिकारी संविधान की शपथ लेते हैं और वही शपथ आपकी मर्यादा को बांधती है और इस मर्यादा को निभाना कितना मुश्किल होता है आपको इसका एहसास इस किताब को पढ़ने के बाद होगा। प्रकाश सिंह जी की पुस्तक में कई प्रसंग ऐसे हैं जिसको अगर आप पढ़िए तो लगेगा कि चौधरी चरण सिंह जैसे होम मिनिस्टर उनके साथ किस तरह से लोगों ने काम भरा और किस तरह से अपनी ड्यूटी करने में उनको दिक्कत हुई। उसी तरह व्यक्तिगत कारणों से नहीं बल्कि अपने कर्तव्य को निभाने की वजह से एक प्रसंग मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह ने उन्हें डीजीपी पद से हटाया। मैं उस समय एक्टिव रिपोर्टर था और मुझे एक एक घटना उस समय की याद है। और मैं ये किताब जब पढ़ रहा था तो मैं वो सारी घटनाएं, नकवी साहब बैठे हुए हैं, हम लोग एक ही न्यूज रूम में होते थे और उसमें प्रकाश सिंह जी की एक खास बात थी कि वो उनके विचारों में और वाणी में एक अद्भुत संयम है लेकिन फिल्ट्रेशन नहीं है। अगर उनको कुछ कहना है तो कहेंगे। तो हम वो देख रहे थे कि क्या इस किताब में वो उसका जिक्र आएगा और जैसा मैंने सोचा था मैंने वैसा ही पाया। 1991 में मैंने उन्हें जिस रूप में देखा था 2024 में भी इस पुस्तक के जरिए मैंने उसी रूप में देखा। उसमें दो प्रसंग हैं। मैं चाहता हूं कि अगर मैं आपको पढ़ के सुनाऊं तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। पहला है जब एक खुफिया रिपोर्ट थी पुलिस की जो कि इंटेलिजेंस से मीडिया में लीक हुई थी और वो रिपोर्ट थी जिसमें कि यूपी में रॉयट्स कितने हुए हैं कितने नहीं उसकी एनालिसिस की और उसमें एक जिक्र आ गया कि एल.के. आडवाणी जी की जो रथ यात्रा थी उसके बाद कितने रॉयट्स हुए। कल्याण सिंह जी उस पर काफी ज्यादा नाराज हो गए और नाराज हुए तो कि ये रिपोर्ट आई कैसे। और वो रिपोर्ट आई तो प्रकाश सिंह जी का पहला रिएक्शन ये था कि उन्होंने पहले तो उसको पता किया उसके बाद उन्होंने एक हजरतगंज थाने में एफआईआर लिखाई। अब देखिए पुस्तक में वो लिखते हैं The senior superintendent of police Lucknow was thereupon asked to lodge an FIR, asked to investigate the case personally. This action caused tremors in the official circle. The secretary to the chief minister, who was suspected to have leaked out the information, became apprehensive. The principal secretary, Home, was already unhappy with me for defying the Home Department's order now and then. As reported by a journal, the general impression about Prakash Singh was that any government order could be implemented in the police department only if it was endorsed by him, and it was generally said that he did not accept political interference in the police administration.
ये एकदम एक्यूरेट जो डिस्क्रिप्शन है इंसिडेंट का वो ये है। उसके बाद 5 जने का जिक्र है जिसमें भानु प्रताप शुक्ला जी ने जो आर्टिकल लिखा था प्रकाश सिंह जी के लिए, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन अगर आपको कोई शक है कि उन्होंने ये जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर और ये सब नाम छुपाए हैं तो छुपाए नहीं है, आप आगे पढ़ेंगे तो वो नाम भी आपको पता चल जाएंगे। तो ये खूबसूरती इनकी शुरू से रही है और हम इसके कायल रहे हैं। उसी तरह से सेकेंड पॉइंट जो इन्होंने कहा है, नानक मता साहब आपका विजिट था, उस विजिट में सर हम भी थे। वो विजिट दरअसल उसका एक कॉन्टेक्स्ट था, वो पीलीभीत कांड एक हुआ था और पीलीभीत कांड बाय चांस वो मैंने ही लिखा था, प्रकाश सिंह जी उस समय नहीं आए थे, वो पहले का था। लेकिन उस समय वो उसमें 13 करीब जिनको टेररिस्ट बोल के एक फेक एनकाउंटर, मेरा ये कहना था वो फेक एनकाउंटर था, लेकिन पुलिस का कहना था कि नहीं वो फेक नहीं था। खैर वो एक अलग इशू था, उसमें बाद में केस वेस सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। पर वहां पे स्थिति बहुत खराब हो गई थी। प्रकाश सिंह जी जब वहां गए, हमें याद है मान साहब वहां जो डीएस मान एक होते थे उसके हेड होते थे, उन्होंने इनवाइट दिया था और हम लोग भी गए थे वहां पे। और ये बात बिल्कुल सही है कि जब आप जा रहे थे तो उस समय वहां पे आतंकवाद पीक पे था और कई बार ये लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए और आप अकेले ही गए थे, पुलिस छोड़ के, और वहां पे जितने भी लोग थे करीब 10,000 लोग होंगे जैसा आपने बुक में लिखा है। उसमें आपने बहुत अच्छे ढंग से उस ऑडियंस को एड्रेस किया और करीब 40 मिनट, मुझे याद है अच्छी तरह कि आप 40 मिनट बोले थे, जिसमें गुरु के नाम अपनी फैमिली में जो फैमिली मेंबर्स में हैं उनका भी आपने जिक्र किया। और वो वाकई में पढ़ाई टेररिज्म का एक चेंज हो गया था। लोगों को ये लगने लगा कि सिखों को सिख के अगेंस्ट एट्रोसिटीज नहीं होंगी, पुलिस एनकाउंटर तो एक हो चुका था, लेकिन सिखों में एक कॉन्फिडेंस आया। वो कॉन्फिडेंस मैंने अपने सामने देखा गेन होते हुए और हम बहुत इम्प्रेस थे, क्योंकि कोई पुलिस ऑफिसर यूपी से टॉप मोस्ट जाके ये बात कहे कि आपको कोई भी दिक्कत होगी तो हम हैं आपके लिए, ये एश्योरेंस बहुत बड़ा था, उसने पूरा चेंज कर दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो संविधान और संविधान के अंदर रह के प्रकाश सिंह जी जिस तरह से काम करते थे वो हमेशा हमने देखा है और हमें लगता था कि शायद इस तरह के और लोग होते। एक थर्ड पॉइंट जो प्रकाश सिंह जी ने कहा है वो हमें, चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पुलिस रिफॉर्म पे इनका वो आया था जजमेंट, जो जिसको कि लीड आपने किया था, उसी को मैं पढ़ रहा था जब पुस्तक में बहुत ऐसे रोचक प्रसंग हैं, असम से लेके पंजाब से लेके बहुत सारे हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। लेकिन एक बड़ी मार्मिक चीज इन्होंने कही है, जिसमें उन्होंने प्रोफेसर डेविड बाइले इनका रेफरेंस दिया है। द पुलिस पॉलिटिशियन रिलेशंस इन रिट्रोस्पेक्ट नीड टू बी प्लेस्ड ऑन एन इवन कील। As Professor David Bailey said, the police have been discredited by their colonial past and the present defects in the practice. Politicians have been discredited by their unscrupulous partiality and parochialism. The problem for modern India is to establish a stable equilibrium between the two imperfect forces, so as to serve the public interest. आगे आपके जो अपने ऑब्जर्वेशन है वो भी बड़े इंपॉर्टेंट है। Both should play their respective roles within the charters prescribed for them. Policemen dabbling in politics would be a disaster, and politicians meddling in police matters would be the death nail of democracy. अब इतने साफगोई से कोई बात लिखे तो हमारे ख्याल से आज के दिन बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं
ये 3 पॉइंट आप लोग को जो हमें लगा कि इसको हम बताएं, और इसमें हम चूंकि खुद भी देखते रहे हैं, प्रकाश सिंह जी ने अथक प्रयास किया कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और पुलिस का एक सामंजस्य बने, पुलिस रिफॉर्म्स पूरे देश में हो, पुलिस का अपराधीकरण ना हो, यह राजनीतिक अपराधीकरण से भी गंभीर है। एक अंग्रेजी नाटक है वेटिंग फॉर गोडोट। अभी तक जनता इस आदर्श स्वरूप का इंतजार कर रही है, पर इतना जरूर कहूंगा, मे द ट्राइब ऑफ प्रकाश सिंह जी इंक्रीजेस टू मेक द वर्ल्ड सेफ। इस अद्भुत पुस्तक को आप जरूर पढ़ें, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको समझ में आएगा कि कितना मुश्किल होता है पुलिस के टॉप लेवल पे काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रकाश सिंह जी को कि वो यहाँ आए और अपनी बात हम लोगों के साथ शेयर करें, जो किताब में उन्होंने चीज़ें लिखी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात उसमें ये है कि जैसा कि अजय सर अभी हमें बता रहे थे कि 1991 में जैसा प्रकाश सिंह जी थे, आज भी वो वैसे ही है। और आप उनकी किताब को अगर देखेंगे, आप पढ़ेंगे, तो कहीं भी उन्होंने कोई भी बात छुपाने की कोशिश नहीं की है, जो कि आज बहुत मुश्किल काम है। तो हम खुद इस किताब के ऑथर को रिक्वेस्ट करेंगे, प्रकाश सिंह जी को, कि वो अपनी बात से हमें आगाह करें। अजय सिंह जी ने मेरी किताब के बारे में काफ़ी कुछ बता दिया है। मैं संक्षेप में फिर भी कुछ कहूँगा। ऐसे तो मैं 1994 में रिटायर कर गया था। 30 साल हो चुके हैं मुझे रिटायर हुए, और मैंने कभी अपने बारे में लिखने की नहीं सोची थी। पर मेरे जो वेल विशर्स हैं, जो लोग मुझसे मिलते हैं, कई लोगों ने मुझसे कहा कि साहब आप अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखो, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा होगा। मैंने कहा भाई देखो, ऑटोबायोग्राफी वगैरह, मैं कोई इतना बड़ा आदमी भी नहीं हूँ कि अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखूँ, और ऐसे आज की जनरेशन पढ़ती भी बहुत कम है, बेकार किताब लिखने से क्या फ़ायदा। और जब कई स्रोत से इस तरह के सुझाव आए, तो मैंने सोचा कि कुछ मैंने मिडवे कॉम्प्रोमाइज़ निकाला कि ऑटोबायोग्राफी तो नहीं, परंतु मेरे जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं वो संस्मरण लिखूं, क्योंकि वो घटनाएं ऐसी हैं जो भविष्य में आने वाली पुलिस की जो जनरेशन है उनके लिए उसमें सबक है, और जनता को उसको पढ़ के ये मालूम हुआ कि एक पुलिस अधिकारी के जीवन कितना कठिन होता है और कितनी मुश्किल परिस्थितियों में वो काम करता है। और अगर उसमें ठान लिया हो कि हम सही रास्ते पर ही चलेंगे, संविधान की कसम जो हम खाई है उस पर हम हमेशा खड़े रहेंगे, तो और कितना दुष्कर हो जाता है। ये आपको उस किताब को पढ़ने में पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। मतलब अपनी ये कहिए कि जो मेरी संविधान के प्रति जो मेरी निष्ठा थी, या जो सच्चाई के प्रति और सही रास्ते के प्रति जो मेरी निष्ठा थी और संकल्प था, इसकी वजह से मैं तीन बार मेरे जीवन में बहुत बड़े सेटबैक्स हुए। मतलब एक बार तो मैं डीआईजी मेरठ के पद से, जहाँ के लिए मुझे खासतौर से चुना गया था कि डीआईजी मेरठ आपको भेजा जा रहा है, क्योंकि चौधरी चरण सिंह होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, वो किसी ऐसे वैसे को नहीं टॉलरेट करेंगे, वो जब तक कोई सत्यनिष्ठ अधिकारी नहीं होगा तब तक वहाँ नहीं चल पाएगा। तो ये सोच के मुझे भेजा गया था। तो मैंने सोचा कि जब चौधरी साहब के लिए मुझे खास तौर से भेजा गया है, तो फिर ईमानदारी तो खैर मेरा धर्म था ही, मैंने और ज़ोर शोर से क्रूसेडिंग ज़ील से वहाँ पे काम किया, और जो करप्ट एलिमेंट्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की। परंतु मैंने ये देखा है, हमारे जीवन का एक ये सबक ये भी है कि करप्ट आदमियों का जो ट्रेड यूनियन है वो हिंदुस्तान में बहुत स्ट्रॉन्ग है। भले उसको ऑर्गेनाइजेशन कोई न दिया हो, पर करप्ट आदमी जब साथ में मिल जाते हैं तो ट्रेड यूनियन बड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और वो किसी भी बड़े आदमी पर लांछन लगा सकते हैं, उसको गिरा सकते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। तो उसी की वजह से फिर मुझे मेरठ में मतलब मुझे हटाया गया बेइज्जती से। वो एक सेटबैक हुआ। तो सेटबैक जरूर हुआ, पर उस सेटबैक का एक सिल्वर लाइनिंग भी थी। मतलब सारे प्रदेश में एक बात फैल गई, बड़े एग्जैजरेटेड वर्शंस,
मतलब मेरे चौधरी चरण सिंह से आमना सामने बात हुई और आई स्टूड माई ग्राउंड, मैंने साहब मैंने जो किया है सही किया है, और ये इनके खिलाफ ये आरोप था, इनके खिलाफ ये आरोप था, पर वो सुनने को नहीं तैयार थे। वो तो उन्होंने माइंड मेकअप कर लिया था, गुस्साते रहे। जब एक थोड़ी देर तक वार्ता चली, 15-20 मिनट, उसके बाद मैंने देखा कि कोई मेरी दाल नहीं गलनी है, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मैंने सैल्यूट किया और मैं चला आया। तो मतलब मुझे मतलब तकलीफ इस बात की हुई कि मैं तो क्रूसेडिंग ज़ील से बेईमानों के खिलाफ काम कर रहा हूँ, और मुझे एक ऐसे आदमी जो ईमानदारी के लिए विख्यात हैं वो मुझे निकाल रहे हैं। खैर वो एक सेटबैक रहा। दूसरा सेटबैक हुआ, फिर सेटबैक कहिए या मतलब रिवर्स कहिए, असम में हुआ। असम में मुझे भेजा गया, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुला के मुझे ख़ास तौर से कहा असम में जाने को, तो मैंने थोड़ा माइल्डली हल्के शब्दों में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट इसलिए नहीं किया कि असम जाने में मुझे कोई परेशानी थी या असम जाने में कोई घबराहट थी। मैंने कहा कि सर, छोटे प्रदेशों में जैसे नागालैंड, मणिपुर में तो बाहर के प्रदेश के अफसर डीजीपी बना के भेजे जाते हैं, और असम तो पुराना पार्टी स्टेट है, बड़ी स्टेट है, उसके अपने अफसर हैं। मैं वहाँ जाऊँगा तो लोग कहेंगे साहब ये कहाँ से बाहरी आदमी आ गया और हमारा हाथ मारा गया, हम डीजीपी हो जाते, ये कहाँ से आ गया, वगैरह वगैरह, ये सब दिक्कत होगी। और फिर डीजीपी एक स्टेट का बनता है आदमी, तो फिर वो उस ऑर्गेनाइजेशन में वो वहीं ग्रो करता है। आप वहाँ एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, जनता जानती है, फोर्स आपको जानती है, एकदम से मुझे आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो। पर उन लोगों ने ये कहा, वो होम सेक्रेटरी भी बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर तो प्रिजाइड कर रहे थे, और स्टेट मिनिस्टर फॉर होम थे, उन लोगों ने कहा नहीं, हम लोगों ने सब सोच समझ के आपका चयन किया है, क्योंकि वहाँ इलेक्शंस होने हैं, और हमारा असेसमेंट है कि आसाम पुलिस का सीनियर अफसर वहाँ इलेक्शन नहीं करा पाएगा, क्योंकि उल्फा ने कहा है कि इलेक्शन नहीं होने देंगे, और असम पुलिस का अफसर उल्फा के खिलाफ सख्ती नहीं कर पाएगा। इसलिए आप 4 साल से पंजाब में आतंकवाद से लड़ रहे हैं, आपको इसका अनुभव है, आप जाइए वहाँ करवाइए। तो खैर उन परिस्थितियों में तो मैं गया, तो इलेक्शन जब मेरी शर्त यही थी, ठीक है मैं इलेक्शन करवा दूँगा। तो इलेक्शन हो गए, शांतिपूर्वक हो गए, पॉपुलर गवर्नमेंट बन गई। उसके बाद मैंने कहा मुझे जाने दीजिए। और जो एडवाइजर्स थे वो मेरे पुराने गुरु लोग थे, मिस्टर के एन प्रसाद थे, उनका भी असम पुलिस को तुमने इतना मुश्किल दौर से पार कराया है, इलेक्शन करवा दिया, थोड़ी देर और रुक जाओ, असम पुलिस को ज़रा सा ठीक ठाक करके तब चले जाना, 4-5 महीने और रुक जाओ। तो मैं बड़े बेमन से, मैं क्या कहूँ, आपके वरिष्ठ अधिकारी जिनको आप आदर करते हैं वो आपसे कहें तो फिर आप उनकी बात टाल भी नहीं सकते। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं रुक जाता हूँ। पर पॉपुलर गवर्नमेंट बनी तो चेतेश्वर सैकिया मुख्यमंत्री थे। अब आते ही उन्होंने कुछ ऐसे काम किए जो मुझे लगा कि ये मेरा डीजीपी से पूछे ये काम नहीं होने चाहिए थे। उल्फा के डिटेन्यूज करीब 350-400 उल्फा के डिटेन्यूज थे, उन्होंने 2 इंस्टॉलमेंट्स में दोनों को छोड़ दिया और मुझसे पूछा तक नहीं। मैंने कहा सर, आपने बिना मुझसे पूछे इतना महत्वपूर्ण निर्णय ले लिया, कल को यही आदमी कोई घटना करेंगे, वारदात करेंगे, हिंसात्मक वारदातें होंगी, फिर आप कहेंगे इनको पकड़ो। तो इनको पकड़ने में सालों लग गए और ये सब बंद पड़े हैं, और आप इनको एक धल्ले से आपने 350 आदमी को छोड़ दिया। तो वो आदमी बड़े मतलब हितेश्वर सैकिया, मतलब जितने मुख्यमंत्री के नीचे हमने काम किया, मैंने देखा वो आदमी ऐसे थे, कहते कुछ थे, मतलब कुछ और होता था, करते कुछ और थे। मतलब उनको समझना बड़ा मुश्किल था। तो वो कभी नाराज नहीं होते थे, पर उन्हें अंदर ही अंदर नाराज हुई। उनका भी आदमी तो मुझसे बहस कर रहा है। चलिए बात खत्म हुई। उसके बाद वो कोतवाली में दरोगा को पोस्ट कर दो, इस थाने में दरोगा को पोस्ट कर, ये सब चिट्ठियाँ आने लगी मेरे पास। मैंने कहा साहब, मैं इस तरह काम नहीं करता हूँ, मैं तो जब बैठा हूँ तो मेरी हुकूमत चलेगी, मैं जिसको ठीक समझूंगा रखूँगा, ऐसा नहीं होगा। मैं जाकर उनसे कहा साहब देखिए इस तरह मैं नहीं काम कर सकता, और मैंने उनको चिट्ठी दे दी कि साहब आई मेट बी रिलीव्ड ऑफ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज डीजीपी। मैंने डीजीपी कुर्सी को लात मारी। मैंने कहा बाजा ऐसे डीजीपी बनने से जहाँ खाली मैं डेकोरेटिव डीजी हूँ और मतलब मुख्यमंत्री मुझे रोज रोज उल्टे सीधे से काम करवाना है। तो मतलब डीजीपी पद छोड़ने में तो कोई बात नहीं थी, पर मैं केंद्र से मैं रिलीव हो गया था और स्टेट में मेरी कोई अभी जगह नहीं बनी थी। तो बड़ा चक्कर हुआ कि अब मैं जाऊँगा कहाँ जाऊँगा, कोई नौकरी की तलाश करनी पड़ेगी। तो खैर क्या करें, जैसे तैसे। पर ईश्वर, मुझे हमेशा लगता है कि ईश्वर का बड़ा हस्त था मेरे ऊपर कहीं ना कहीं। मतलब जो मैंने जीवन में
जिस सच्चाई के रास्ते पे चले तो कुछ अज्ञात शक्तियाँ, कुछ अदृश्य शक्तियाँ मेरी मदद करती थी। तो फिर हम लोग अभी बैठे थे इंस्पेक्शन हाउस में, तब तक एकदम से फ़ोन आया और भी दौड़ता हुआ कि सर आपका फ़ोन आया है दिल्ली से। तो उन दिनों मोबाइल तो था नहीं, अब दौड़ के मैं गया फिर, क्योंकि पुलिस मेस में ठहरा था, एक ही फ़ोन था, उसी में सब लोग सुनते थे। गया तो हमारे कल्याण सिंह जी का फ़ोन था उनका कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहा हूँ। मैंने कहा कट से जो बातचीत हुई, फिर उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि आप DGP यूपी का पद संभालें। अब मैं तो खैर नौकरी सोच ही रहा था कहाँ जाए, तब तक वो ऐसे तो DGP पद के लिए बड़ी लॉबिंग और बड़ी प्रयास होते हैं। मैं तो दो जगह DGP बना और दोनों जगह ऐसा लगा जैसे पद मेरे मतलब गोद में ईश्वर ने गिरा दिया। असम का मैंने बताया, असम का प्राइम मिनिस्टर ने खुद बुला के मुझसे कहा DGP असम जाइए। फिर इसी तरह DGP यूपी का पद मिला। पर बाद में यूपी में 1 साल तक तो बड़ी बुलंदी से काम चला, पर 1 साल बाद धीरे धीरे लोगों को लगा भाई इस आदमी का कद बहुत बढ़ता जा रहा है। और खासतौर से ब्यूरोक्रेट्स को एक बात बड़ी खल रही थी, जो IAS लॉबी थी, ये इसका कद बहुत बढ़ता जा रहा है और ये हम लोग भी सुनता नहीं है। सुनता मैं सबकी था, इज्जत सबकी करता था, पर आप ये चाहिए कि आप अपने इशारे में मुझे नचा लें, तो वो नहीं हुआ। और काम में अगर आप गलत आदेश भेजिएगा तो उसका मैं पालन भी नहीं करूँगा। मेरा एक तरीका था कल्याण सिंह से, मतलब वो कल्याण सिंह से मिडनाइट सेशंस होते थे। वो कहते थे कि साहब 11 बजे आ जाइए, तो दिन भर तो वो भी परेशान रहते थे, मैं भी परेशान रहता। 11 बजे हम लोग केवल हम 2 जने की बातें हो गई। तो वो जो खास वो 11 बजे जाने के मतलब वो 12 बजे के 11:30 बजे 12 बजे सेशन शुरू होता था, आधी रात के बाद खत्म होता। उसमें वो अपनी सारी सिफारिशें लेके चलते थे। उसमें हम लोग की बहस होती थी किसको एकोमोडेट करना है, किसको नहीं करना है। और मैं अपनी ये फाइलें ले जाता था जो हम डिपार्टमेंट से गलत आदेश आए, और मैं उनको समझाता था कि साहब इन कारणों से ये आदेश गलत है। तो चूँकि मेरा कोई एजेंडा नहीं था, जो मैं अपनी सच्चाई से बोलता था, तो मुख्यमंत्री हमेशा यही कहते थे कि ठीक है इसको आप लिख दीजिए। तो मेरी मुख्यमंत्री से बात हो गई, और तो मैं ऐसे मतलब होम डिपार्टमेंट के आदेश को मतलब लिख के भेज देता था फाइल पे कि भाई मेरी मुख्यमंत्री महोदय से बात हो गई, तो इन कारणों से ये आदेश वापस किए जाते हैं। तो होम डिपार्टमेंट भी नाराज़ था और लोग भी नाराज़ थे कि भाई आदमी सुनता नहीं है और अपने मन की करता है, और मुख्यमंत्री को इसने। पर तब तक खैर बहुत सारी और बातें होती गई, एक के बाद एक, और माहौल मेरे खिलाफ बनता गया। फिर मतलब कोई ब्यूरोक्रेसी में ये था कि इस आदमी को गिराना है। फिर वो तब तक इंटेलिजेंस की फाइल वगैरह का मामला आ गया, जिसमें सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर को खुद ये लगा कहीं इस DGP को ठिकाना नहीं, ये कल को हमारे ऊपर हाथ डाल दे, तो इसके पहले कि हमारे ऊपर हाथ डाले इसको गिरा दो। तो उन लोगों ने वहाँ से बड़ी बुरी तरह से मुझे निकाला गया, इस मायने में कि मुझे बुलाया गया कि 11:30 बजे आपको मुख्यमंत्री के यहाँ जाना है, आना है। मैं जाता हूँ और वहाँ मैं देखता हूँ कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम पहले ही से बैठे हैं। मुझे लिफाफा पकड़ा दिया गया। मैं खैर लिफाफा पकड़ा गया तो मैं खैर बिना पढ़े मैं समझ गया क्या है। तो मैंने उस समय कह दिया कि सर मैं आपका अनुग्रहित हूँ कि आपने मुझे प्रदेश में काम करने दिया, पर अब मुझे इंडियन पुलिस सर्विस में कोई काम नहीं करना है। मैं छुट्टी की दरख्वास्त दे दूँगा और 3-4 महीने बाद मैं आपके पास अपना इस्तीफा भेज दूँगा। मुझे वो सदमा मुझे बहुत ख़राब लगा था कि DGP यूपी के पद पे मैंने इतना काम किया और फिर मुझे ह्यूमिलिएट करके निकाला गया। तो फिर मैं छुट्टी चला गया। 3-4 महीने में एकदम हाइबरनेशन में था, किसी से मैं मिलना न जुलना। बाद में मुझे पता चला कि मेरे घर पे वॉच भी रखी जा रही है कि कौन लोग मिलते हैं जुलते हैं इससे। और उसी बीच में फिर बाबरी मस्जिद गिर गई तो केंद्र सरकार आ गई। उधर कम्युनल राइट शुरू हो गए यूपी भर में और अन्य प्रदेशों में। केंद्र सरकार को ये लगा कि भाई कोई स्ट्रॉन्ग आदमी को DG बनाओ जो सांप्रदायिक दंगों को तो रोके, पूरा प्रदेश जल रहा है। तो उनको और कोई नहीं समझ में आया। केंद्र सरकार बदल चुकी थी, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का शासन था, तो उन्होंने फिर मुझे DGP फिर बनाया बाबरी मस्जिद के प्रकरण के बाद। मेरे एक दोस्त ने इस घटना का विश्लेषण एक विचित्र ढंग से किया। वो दोस्त बड़ा मतलब स्पिरिचुअलिटी में बहुत इन्वॉल्व था। लेकिन प्रकाश सिंह सर आप DGP पद से हटाए नहीं गए थे, आपको ईश्वर ने हटा दिया था
कि बेटे तुम हट जाओ, क्योंकि मस्जिद तो गिरनी ही गिरनी है, इसका अपयश तुमको नहीं मिलना चाहिए, कि तुम हट जाओ, तुमको फिर बैठा देंगे। जो मुझे उस समय तो मुझे क्या मालूम था कि क्या होने वाला है, मैंने तो इस्तीफा सोच लिया था कि इस्तीफा दूंगा। तो उसके बाद बाबरी मस्जिद गिरती, फिर मैं दोबारा डीजीपी यूपी बना। खैर, तो उससे मुझे लगा कि हाँ मेरी खोई हुई प्रतिष्ठा मुझे वापस मिली। इस तरह से जीवन में ये सारे प्रसंग इसमें हैं। मैंने सोचा था कि ये सब बातें लिखने लायक हैं।